नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां आज बीजेपी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, धान खरीदी को लेकर बीजेपी आज हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस सरकार के अंतर को गिनाया। छत्तीसगढ़ में किसान के मुद्दे पर बीजेपी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और इस दौरान कार्यकर्ता और नेता अपनी गिरफ्तारी देंगे। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर में प्रदर्शन करेंगे, तो सह प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर में प्रदर्शन करेंगे। तो बीजेपी नेता बैलगाड़ी और ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदर्शन से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। रमन सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के फर्क गिनाए। छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो रही है। वैसे तो प्रदेश में 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, लेकिन अंतिम तारीख के 10 दिन पहले ही 84 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। ये सरकार की व्यवस्थाओं का ही असर है कि धान से किसान माला माल हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ धान को माना जाता है, क्योंकि राज्य में 70% से ज्यादा खेती धान की होती है। पिछले कुछ साल में भूपेश सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सपोर्ट प्राइस देने की वजह से धान की खेती के प्रति किसानों का रुझान और बढ़ा है। धान की फसल होने के बाद इसकी खरीदी की व्यवस्था सरकार का एक बड़ा काम है। इस काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है। इस साल प्रदेश में 2205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 157 नए खरीदी केंद्र हैं। टोकन देने की व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले छोटे किसानों से धान खरीदी शुरू की गई, जिसका नतीजा है कि अब तक प्रदेश में 20 जनवरी तक 82.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 19,26,000 किसानों ने धान बेचा है। पिछले 5 साल के मुकाबले खरीदी का रिकॉर्ड स्तर पहुंचा है। बात करें 2016-17 की, तो 14,51,000 किसान पंजीकृत थे। 2016-17 में 69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2017-18 में 15,77,000 किसान पंजीकृत थे। 2017-18 में 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2018-19 में 16,96,000 किसान पंजीकृत थे। 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2019-20 में 19,55,000 किसान पंजीकृत थे। 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2020-21 में 21,52,000 किसान पंजीकृत हुए। अब तक 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 90 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था। लगभग 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज हमने कर लिया है। और जो हमारा लक्ष्य है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल 3-4 दिनों में पूरी लक्ष्य की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो जाएगी। उसके बाद भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा अनुरोध जारी है कि जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की उन्होंने सहमति दी है, उसको तत्काल जारी करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर थोड़े बहुत और किसान शेष होंगे, उनकी धान खरीदी को हम लोग आगे विस्तारित कर सकें। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अभी भी सकारात्मक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस सीजन में अब तक पंजीकृत किसानों में से 90% किसानों ने अपना धान बेच दिया है। ये सब संभव हो सका राज्य सरकार के धान खरीदी व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने से। बारदानों की कमी और दूसरी अड़चनों से जूझते हुए सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में ऐसी व्यवस्था की जिससे किसानों को धान बेचने में आसानी हुई। उनका भुगतान भी खाते में मिलता रहा। अब तक 1,2400 करोड़ का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसान अपन छत्तीसगढ़ के कैसे उठे, कैसे संपन्न हो है, ये प्रकार के विचार से आज सरकार चल रहे। अभी पैसा नहीं लिए हैं, बाकी पैसा हमारे खाता में आ गए हैं और पैसा के लिए अपने यहाँ रतनपुर में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। राज्य में धान खरीदी से देशव्यापी मंदी को मात देने में बड़ी मदद मिली है। किसानों को मिलने वाली रकम से मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं।
यह असर बघेल सरकार की धान खरीद नीति का है, जिससे उत्साहित होकर धान खरीदी में किसान भाग ले रहे हैं। उनको मिली भुगतान राशि से व्यापारी भी खुश हैं। धान खरीदी के सरल और अच्छे इंतजामों का ही असर है कि इस बार धान खरीदी का लक्ष्य अंतिम तिथि 31 जनवरी के पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। 22 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सत्र में 24 बैठकें होंगी। साथ ही वित्तीय और शासकीय काम किए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। वहीं सरकार 2021-2022 का आम बजट लाएगी। साथ ही आम बजट से पहले तीसरा अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करेगी। इस बार बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी मंत्रियों से एक-एक कर मुलाकात कर रहे हैं और उनके विभाग में बजट से संबंधित जानकारियां ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा करी। वहीं आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से सीएम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 22 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र शुरू होने से पहले सीएम भूपेश बघेल सभी मंत्रियों से उनके विभाग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सीएम भूपेश ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर प्रस्ताव दिया। वहीं टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए बजट प्रावधान नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाए। स्वास्थ्य विभाग बजट का प्रावधान नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आकार ले रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार विभागों के मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। 10 मंत्रियों से चर्चा हो चुकी है और आज जिस मंत्री से बातचीत हुई है वो थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या सोच है, उनके विभाग से संबंधित क्या प्रस्ताव हैं। मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि लगातार बातचीत हो रही है। आपके विभाग पर सारा दारोमदार इसलिए भी है और लोग जानना भी चाहते हैं क्योंकि वैक्सीन के लिए भी एक अलग से प्रावधान करना पड़ेगा बजट में, ऐसा कहा जा रहा है। आज क्या बातचीत हुई, क्या आप लोग के विशेष प्रस्ताव थे? वैक्सीन के लिए प्रावधान करने की अभी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मैं भी ये मानता हूं और हम सब ये मानते हैं कि ये केंद्र सरकार का दायित्व है और उसको अपने बजट में इसको प्रस्तुत करना चाहिए। पूरा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये केंद्र सरकार को इसको उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए बजट में मैंने अपने तरफ से चर्चा में रखा भी नहीं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का दायित्व होना चाहिए। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए चर्चा हुई है और तंग अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अभाव निसंदेह होगा। इस साल भी जो हमारी जीएसटी इत्यादि से आमदनी की बात थी उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है और इन परिस्थितियों में कैसे नए काम और कौन से पुराने कामों को हम चला सकेंगे, ये एक वास्तविक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन एक अच्छा बजट आएगा, मुझे विश्वास है। राज्य के बजट की बात करें तो आपने अपने विभाग की ओर से खास तौर पर पंचायत ग्रामीण विकास आपके पास है, क्या कुछ खास प्रस्ताव दिया है? जो काम चल रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में रहता है और कड़े समय में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कड़ा समय है, खराब समय है अभी, और प्रदेश की आमदनी में भी गिरावट आई है। पिछले साल का जो हमारा अनुमान जीएसटी से ही 14,000 करोड़ से ऊपर का था, ये निश्चित रूप से कम होगा। तो उस आधार पे अगर 2-2, 3-3, 4-4 हजार करोड़ रुपए जीएसटी से ही आमदनी कम होती है तो इसका प्रभाव बजट पे कुछ न कुछ तो जरूर पड़ेगा। तो अच्छी ये बड़ी चुनौती होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, पर इन सारी सच्चाइयों को लेके एक बेहतर बजट प्रस्तुत होगा, मुझे विश्वास है। तो ये थे मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनका कहना है कि इस बार कटौती का बजट होगा, कम खर्च का बजट होगा, लेकिन ऐसे प्रावधान होंगे जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।
वहीं खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में अब गाड़ियों में जीपीएस और पैनिक बटन लगेगा। आपको बता दें, राज्य सरकार सभी गाड़ियों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाएगी। सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। वहीं केंद्र की निर्भया योजना से 60% राशि इस योजना के लिए मिलेगी। 15.40 करोड़ की ये पूरी योजना होगी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये योजना लागू की गई है। तो इमरजेंसी के दौरान पैनिक बटन के जरिए महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। वहीं जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करने के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। तो भविष्य में डायल 112 सर्विस से भी इसे जोड़ा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत जल्द महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े आवश्यक कदम उठाने जा रही है। उसमें पैनिक बटन से लेकर जीपीएस तक की बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे साथ परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी हैं। सर, क्या कदम आप लोग उठाने जा रहे हैं खासकर गाड़ियों में? देखिए, भारत सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2019 से ये सिस्टम लागू करने के लिए एक निर्भया फंड का क्रिएट किया गया है। उसमें 60% की राशि केंद्र सरकार को देना है और 40% की राशि जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को देना है। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम और कमांड सेंटर के साथ साथ जीपीएस सिस्टम जो वाहनों में होगा, सभी सार्वजनिक वाहनों में होगा। 3 चीज़ों को छूट है उसमें, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन और ई रिक्शा। बाकी के जो टैक्सी वगैरह भी होते हैं वो सारे में पैनिक बटन होंगे। और यदि कोई महिला संकट में है तो पैनिक बटन दबाने के बाद हमारे कमांड सेंटर में वो इंडिकेट करेगा और तत्काल उसके इंडिकेशन के बाद वर्तमान में ये विचार चल रहा है कि 112 से लिंक करें, लेकिन और यदि कोई बेहतर होगा तो वो भी किया जाएगा और उसको तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना छत्तीसगढ़ लागू करने जा रही है। क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए पैनिक बटन होगा या संकट में आया कोई भी दबा सकता है? देखिए, केंद्र शासन से जो फंड मिला है वो निर्भया फंड से है। अब यदि आवश्यकता पड़ने पर कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई में है, यदि कोई बटन दबाएगा तो कमांड सेंटर से तो पता लग ही जाएगा कि पैनिक बटन दबाया है यानी कोई संकट में है, तो जो भी होगा उसको सहायता पहुंच सकेगी। कुछ लक्ष्य तय किया गया कब तक इसे पूरा कर लेना है? जल्दी से जल्दी। तो देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम जल्द छत्तीसगढ़ सरकार लगाने जा रही है। जो भी महिलाएं दिक्कत में आएंगी वो पैनिक बटन दबा सकती हैं। व्यवहारिक तौर पर इसे लागू करने की शुरुआत हो चुकी है और जल्द से जल्द कोशिश होगी कि इसे पूरा कर लिया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा सके। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में लगभग 21,000 पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल लगातार जारी है। 26 दिसंबर से सचिव और 30 दिसंबर से ग्राम रोजगार सहायक संघ विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सचिव और रोजगार सहायक संघ 4 दिनों तक राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में आमरण अनशन करेंगे। इसके बाद 5वें दिन सीएम हाउस का घेराव कर अपनी मांग रखेंगे। इधर 25 दिन से लगातार हो रही हड़ताल के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 21 से 24 तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो 25 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा और उसके बाद 26 तारीख को बूढ़ा तालाब रायपुर में जो है हम लोग वहीं ध्वजारोहण करेंगे। कई बार ऐसा छलावा किया गया, ठोस आश्वासन या कोई लिखित जवाब हमको प्रस्तुत नहीं मिल नहीं जाता, तब तक जो है हड़ताल अनवरत चलता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लॉक पंडाल पर धरना रथ है और आगे 21 तारीख से रायपुर बूढ़ा तालाब पर आंदोलन किया जाएगा और 25 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री निवास के बाद भी कुछ आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती तो 26 तारीख को वहीं गणतंत्र दिवस मनाएंगे और 27 तारीख से समस्त रोजगार सहायक आमरण अनशन पर वहां पर बैठेंगे। वहीं बलौदा बाजार में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व आरडीए अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 233 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार ने किसानों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। धान का रकबा कम होने से किसान परेशान है। राज्य में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों की विभिन्न मांग और धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर बीजेपी 22 जनवरी को प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और जंगी प्रदर्शन करेगी।
सरगुजा की कुन्नी सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक पर सहकारिता मंत्री के फर्जी लेटर पैड से खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी करने का आरोप लगा है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व प्रबंधक पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल राजीव वर्मा कुन्नी सहकारी समिति में प्रबंधक था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोप में पहले भी बर्खास्त किया जा चुका है। मामले की जांच के बीच उसने सहकारिता मंत्री प्रेम साय सिंह के काम के फर्जी लेटर पैड को पंजीयक सहकारी संस्थाएं अंबिकापुर में जमा कराया, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों का निराकरण कर उसे तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। वहीं खुलासे के बाद कांग्रेस सचिव की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला पंचायत क्षेत्र का है, कुन्नी सहकारी समिति है, वहाँ पे उप प्रबंधक राजीव वर्मा जो पूर्व में निष्कासित कर दिया गया है उनको भ्रष्टाचार के आरोप में किसानों के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा, उसके द्वारा उप पंजीयक ऑफिस में एक कागज प्रस्तुत किया गया है, लेटर पैड प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री जी का, सहकारी मंत्री का, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी का, जो कि फर्जी है। उसमें लिखा है कि उनको फिर से रीज्वाइन कराया जाए डीआर को, उप पंजीयक को। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसकी ऑलरेडी जांच चल रही है, 3 सदस्यीय टीम बनाया है उप पंजीयक ने, और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, जिसकी मांग हमने मुख्यमंत्री जी को भी की है। और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी मांग की हमने कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वेब सीरीज तांडव का विरोध लगातार जारी है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने तांडव के निर्माता और कलाकारों का पुतला जलाया। पुतला दहन करने के बाद सभी एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा और हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने निर्माता और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर के साथ वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संजीव नारायण सिंह का आरोप है कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाना है। मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि देश भर से इकट्ठा की जा रही है, लेकिन जालसाजों ने इसको भी ठगी का एक जरिया बना लिया है। मामला बिलासपुर से सामने आया है, जहां एक महिला ने मंदिर निर्माण के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। आरोपी महिला ने सोशल मीडिया में अपना पर्सनल अकाउंट नंबर और फर्जी रसीद बुक वायरल की और लोगों से खूब चंदा भी वसूल लिया। महिला ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण समिति से मिलते जुलते नाम की ही फर्जी रसीद छपवाई थी। फिलहाल श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति ने मामले की शिकायत सिविल लाइन पुलिस से कर दी है। वहीं धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर गौरेला से है, जहां सोने चांदी की दुकान में चोरी हुई है। आपको बता दें, ज्वेलरी देखने के बहाने महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं ज्वेलरी खरीदने दुकान पर पहुंची और चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। सोने चांदी की दुकान में महिलाएं घुसी और डिजाइन देखे उन्होंने, ज्वेलरी के पायल पहनने की उन्होंने एक तरीके से पायल पहनकर देखी और उसके बाद हाथ साफ कर मेरे पास। और बताओ, ये कुटिया का बैग वहाँ रखा रहा तो मैं उसको उठा के दिया दुकान में कि भाई बैग तुम्हारा यहाँ कैसे रखा है, उठा उसको। एक वहाँ 3। वहीं खबर रायपुर से है, जहां मेघारा में महिला की तबीयत बिगड़ गई। डिलीवरी के लिए महिला को भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। वहीं परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि एक्सपायरी डेट इंजेक्शन चढ़ाने से मौत हुई है। वहीं मेघारा में महिला की तबीयत बिगड़ी। डिलीवरी के लिए महिला को भर्ती कराया गया था और डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। वहीं महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन को लगाया गया, जिसके चलते नवजात की मौत हो गई और महिला की हालत बिगड़ी हुई है।
एक तरफा प्यार में आशिकों की कई करतूत देखी होंगी, लेकिन कोरिया के मनेंद्रगढ़ में अलग ही मामला देखने को मिला, जहां युवक को एक किन्नर से प्यार हो गया और किन्नर पर शादी के लिए वो दबाव बनाने लगा। और जब किन्नर ने उसके प्यार को नहीं अपनाया तो युवक ने किन्नर पर गोली चला दी। हालांकि किन्नर बाल बाल बच गई। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टे के साथ बाइक भी जब्त कर ली गई। करके नाम था और वो मुझे दबाव डाल रहा था कि मैं उससे मैरिड करना चाहता हूँ और मैं बोली नहीं करना चाहूँगी, मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ करके वो जिसने अगर नहीं करेगी तो मैं तेरे को जीने नहीं दूंगा करके उसने फायरिंग कर दिया। इसको रात्रि 8 बजे फ़ोन करके विकास सोनी किन्नर को अकेले में बुलाया था, लेकिन वो अपने अन्य साथियों के साथ वहाँ पर पहुँची और ये विकास सोनी भी एक अपने साथी के साथ वहाँ पहुँचा और दोनों में विवाद हुआ और हत्या करने के उद्देश्य से देसी कट्टा जो लोहे से बना है उसमें फायर किया। आरोपी और उसका साथी दोनों पुलिस हिरासत में हैं और इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर राजधानी रायपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कई सवाल खड़े कर रही है। सोनडोंगरी नाले के पास एक युवक का शव ऑटो से लटका मिला, जिसको लेकर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ऑटो से फांसी नहीं लगा सकता। परिजनों ने मामले में जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या हो गया? ये बना रहा दे देगा। तो एक युवक का शव ऑटो से लटका मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और उनका कहना है कि कोई भी ऑटो में फांसी नहीं लगा सकता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हो गया? धमतरी के गोजी गांव में कबड्डी खेलते समय खिलाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई। खिलाड़ी की गर्दन की हड्डी टूटने की आशंका जताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह खेलने के दौरान खिलाड़ी गिर गया, जिससे उसकी गर्दन मुड़ गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि खिलाड़ी की मौत गर्दन टूटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। वहीं खिलाड़ी कोकड़ी नारी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस हादसे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि धमतरी के गोजी गांव में जो खिलाड़ी की मौत हुई है उससे काफ़ी दुख पहुंचा है और इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ है। प्रदेश के सभी खिलाड़ियों से उनका निवेदन है कि सुरक्षा का ध्यान रखें। वहीं धमतरी के गोजी गांव में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें नरेंद्र साहू की मौत हो गई और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं।